Hello, my dear students. Uh, Now I am back with another video on chapter staffing. This is the third video, part C of staffing. In my previous two videos on chapter staffing, we have already done the meaning, importance, and the staffing process. In this video, we will be talking about the selection process and the concept of training. So before we start the selection process, I would like to remind you कि हमने last video में staffing का process पढ़ा था. Staffing के process के कुछ step थे और step number 3 था selection. फर्स्ट स्टेप था एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर नीड, यानी स्टाफिंग जो था वो ब्रॉडर है. स्टाफिंग इज ब्रॉडर देन सिलेक्शन. स्टाफिंग में हमने कितने लोगों की जरूरत है, फिर उसको रिक्रूट करना, उनको इनवाइट करना, उनको स्टिमुलेट करना ताकि वो हमारी जॉब के लिए अप्लाई करें. रिक्रूटमेंट वाज अ पॉजिटिव प्रोसेस. वहां हम जो भी हमारे पास आ रहा है हम उसके रेज्यूमे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इट वाज अ पॉजिटिव प्रोसेस. बट नाउ आफ्टर रिक्रूटमेंट इज अ सिलेक्शन. सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस. क्यों ये नेगेटिव प्रोसेस है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए सिर्फ 2 वैकेंसीज हैं और रिज्यूमे हमारे पास आए 70, तो उस 70 में से हमें सिर्फ 2 को चूज करना है, 68 को रिजेक्ट करना है. सो दैट इज व्हाई सिलेक्शन इज कॉल्ड अ नेगेटिव प्रोसेस. तो पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेक्शन. सिलेक्शन इज फाइंडिंग द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब अमंग दोज हु हैव अप्लाइड फॉर इट. यानी जिन लोगों ने अप्लाई किया था, यानी 70 पीपल इफ हैव अप्लाइड फॉर द जॉब and we will have to give vacancy only to 2 people. तो 68 उन 2 को ढूंढना और 68 को रिजेक्ट करना, ये सब हम करते हैं अपने सिलेक्शन प्रोसेस में. तो सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है? फर्स्ट इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास रिक्रूटमेंट में हमने लोगों को इनवाइट किया, राइट, उन्होंने हमें अपने रेज्यूमे सबमिट कराए, हमने फिर उनको सबसे पहले उन रेज्यूमे को स्क्रीन किया, यानी हमने इस स्टेप में उन लोगों को एलिमिनेट कर दिया जो हमारी जॉब के लिए मिसफिट थे. फॉर एग्जाम्पल, हमने जैसे अभी बात की कि हमारे पास टीचर्स की वैकेंसी है 2 और मान लीजिए कॉमर्स डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसीज हैं, अकाउंट्स की और बिजनेस की. तो हमने वहां 70 लोगों के हमारे पास रेज्यूमे आए फॉर द सेम पोस्ट, बट अब हमारे पास वैकेंसी सिर्फ 2 हैं. तो सबसे पहला काम किया जाएगा, उन रेज्यूमे को स्कैन किया जाएगा, एप्लीकेशन को पढ़ा जाएगा. तो जो लोग मान लीजिए टीचर बनने के लिए बीएड की जो क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, वो मस्ट है. तो कुछ लोग ऐसे थे 70 में से, मान लीजिए 10 देयर वर 10 रिज्यूमे जिनमें बीएड मेंशन नहीं था या वो बीएड नहीं थे, तो उन्हें पहली ही स्टेज में से एलिमिनेट कर देंगे. तो जैसा हमने पहले बात की कि सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस, यहाँ हम नेगेटिव प्रोसेस हैं, हमें 68 लोगों को रिजेक्ट करना है. तो पहले हमने उनकी स्क्रीनिंग की, उनकी एप्लीकेशन, उनके रिज्यूमे को हमने स्क्रीन किया, और जो लोग मिसफिट थे उस जॉब के लिए, मिसफिट थे या उनकी क्वालिफिकेशन कम थी, हमने उनको फर्स्ट स्टेज पे ही उन लोगों को एलिमिनेट कर दिया. तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग इज द प्रोसेस इन विच वी एलिमिनेट द मिसफिट कैंडिडेट्स. नेक्स्ट, सिलेक्शन टेस्ट. अब हमने रिज्यूमे स्टडी करके कुछ मान लीजिए हमने जैसे बात की 10 लोगों को रिजेक्ट कर दिया, तो 70 की एप्लीकेशन थी, 10 को रिजेक्ट कर दिया, 60 अभी भी हमारे पास बचे. उन 60 को हम इनवाइट करेंगे सिलेक्शन टेस्ट के लिए. सिलेक्शन टेस्ट एक्चुअली इज अ सीरीज ऑफ रिटन टेस्ट. यहाँ पे हम रिटन टेस्ट लेंगे उनकी डिफरेंट नॉलेज को चेक करने के लिए, डिफरेंट स्पेयर्स में उनकी नॉलेज को चेक करने के लिए. सिलेक्शन टेस्ट में ये 5 टेस्ट जो है उनके नॉर्मली लिए जाते हैं. फर्स्ट इज इंटेलिजेंट टेस्ट. इंटेलिजेंट टेस्ट में हम आईक्यू लेवल चेक करते हैं उस कैंडिडेट का कि उसमें इंटेलिजेंस लेवल है या नहीं है, वो डिसीजन लेने में कैपेबल है या नहीं. नेक्स्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट. एप्टीट्यूड टेस्ट में हम चेक करते हैं उस पर्सन का थॉट प्रोसेस क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, किसी सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करेगा. थर्ड इज पर्सनालिटी टेस्ट. यहाँ हम चेक करेंगे कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वो पॉजिटिव है उसके थॉट प्रोसेस या नेगेटिव है. उसे एक सिचुएशन क्रिएट की करके दी जाएगी, और कि आप मान लीजिए मैनेजर हैं और किसी और लड़ाई हो गई है मैनेजर और लेबर के बीच में, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे. तो ये सब पर्सनालिटी टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. द नेक्स्ट इज ट्रेड टेस्ट. ट्रेड टेस्ट बेसिकली नाम से ही बता रहे हैं, दिस टेस्ट कंटेन्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री. मान लीजिए जैसे हमने बोला कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए हमें टीचर्स चाहिए, तो हम इस पर्टिकुलर ट्रेड टेस्ट में क्वेश्चंस पुट करेंगे कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, ताकि हम चेक कर सकें कि जिस जॉब के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं उन्हें उस पर्टिकुलर जॉब की कितनी नॉलेज. एंड द लास्ट इज इंटरेस्ट टेस्ट.
सिलेक्शन टेस्ट में फिफ्थ है इंटरेस्ट टेस्ट। यहाँ हम उस पर्सन का इंटरेस्ट चेक करेंगे कि वो मजबूरी में जॉब कर रहा है या कुछ उसकी और प्रायोरिटीज तो नहीं है, ये जॉब वो अपनी विलिंग से कर रहा है, इंटरेस्ट है उसका या नहीं है। तो ये था हमारा सिलेक्शन टेस्ट। थर्ड आता है हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू अब यहाँ फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा टू चेक द कॉन्फिडेंस अलोंग विद द प्रोफेशनल नॉलेज। जो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू है एक्चुअली ये फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा। हमने सिलेक्शन टेस्ट में रिटन सीरीज ऑफ टेस्ट कंडक्ट कर लिया। जिन लोगों ने ये रिटन टेस्ट क्लियर कर लिए, नेक्स्ट टेस्ट आता है उनका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है। इसमें हम पर्सन को सामने फेस टू फेस बैठ के इंटरेक्ट करेंगे। जो कैंडिडेट है वो भी अपनी क्वेरी सॉल्व करेगा रिलेटेड टू जॉब, और जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है पर्सन वो भी पर्सनालिटी को चेक करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करेगा, उसकी टेक्निकल नॉलेज को चेक करेगा कैंडिडेट की, और उसके बेस पे डिसीजन लेगा। द नेक्स्ट टेस्ट इज चेकिंग द रेफरेंस। जिन लोगों ने अपना एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्रैक कर लिया है वो नेक्स्ट स्टेज पर आएंगे। नेक्स्ट स्टेज है चेकिंग द रेफरेंस। जब भी हम किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म में एक कॉलम होता है जिसमें हमें रेफरेंसेस फिल करनी होती हैं। रेफरेंसेस का मतलब हमारे पास्ट एम्प्लॉयर या कोई एग्जिस्टिंग पर्सनालिटीज जो हमें जानती हैं। तो अगर हमारे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन डिराइव करनी हो तो इन रेफरेंसेस के थ्रू हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं दो लोगों की रेफरेंस मांगती हैं किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म में। तो ये क्रॉस चेक करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को कि हमने जो बताया वो सही था या नहीं था। तो उन रेफरेंसेस के थ्रू क्रॉस चेक किया जाता है। नेक्स्ट इज सिलेक्शन डिसीजन। ये सारी स्टेजेस करने के बाद जो कैंडिडेट्स रह जाते हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है, और उस लिस्ट में जो सबसे ज्यादा कैपेबल लोग होते हैं उनका नाम लिखा जाता है। इसे यहाँ हम सिलेक्शन डिसीजन लेते हैं कि कौन लोग कैपेबल हैं आगे जाने के लिए और किन लोगों को हम रिजेक्ट करेंगे। एंड द मेडिकल एग्जामिनेशन। नॉर्मली ये सिलेक्शन प्रोसेस का एक पार्ट होता है। जो भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने वाला होता है, जो कंपनी है ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेडिकल चेक कराती है। ये मेडिकल चेकअप इसीलिए कराया जाता है ताकि हम ये चेक कर लें कि वो पर्सन मेडिकल फिट है। उसके ऊपर ज्यादा, क्योंकि कंपनीज जो होती हैं वो बहुत मेडिकल इंश्योरेंस भी देती हैं, तो कंपनी ये श्योर कर लेती है कि इस पर्सन के ऊपर हमारा ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, ये मेंटली और फिजिकली फिट होना चाहिए। तो मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है उनका कंपनी के अंदर ही। द सेवेंथ इज जॉब ऑफर। जिन लोगों का ये कुछ लोग तो यहाँ तक भी नेगेटिव, उनके कुछ लोग तो मेडिकल एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाते, फिर उसके बाद जो बचते हैं उन्हें दिया जाता है जॉब ऑफर। जॉब ऑफर एक्चुअली एक अपॉइंटमेंट लेटर है जिसमें सब सारी इंफॉर्मेशन दी होती है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, जॉब की कंडीशंस क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन उस जॉब ऑफर के ऊपर दी होगी। ये जॉब ऑफर कैंडिडेट को हैंड ओवर किया जाएगा। अब अगर कैंडिडेट उस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो लास्ट है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर्म होगा। उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे कैंडिडेट के और मैनेजर या इंटरव्यूअर के दोनों के ही सिग्नेचर्स होंगे। सारी जो टर्म्स हैं कि कितनी सैलरी होगी और क्या जॉब टाइटल्स होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कंपनी के रूल्स क्या हैं, तो वो सब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में सारी इंफॉर्मेशन दी होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसी कैंडिडेट को मिलेगा जो जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। तो दीज आर द 8 स्टेजेस फॉर सिलेक्शन प्रोसेस। एक बार मैं फिर से शॉर्ट में रिपीट कर देती हूँ। सिलेक्शन मीन्स टू फाइंड द बेस्ट पर्सन अमंग दोज हु हैव अप्लाइड फॉर द जॉब। इन सिलेक्शन प्रोसेस वी चूज द बेस्ट पर्सन। रिक्रूटमेंट तो बहुत सारे लोगों की कर ली हमने, सबको रिक्रूट कर लिया, सबकी एप्लीकेशंस ले ली, लेकिन उन लोगों में से अब हमें बेस्ट एलिजिबल पर्सन ढूंढना है, और उस पर्सन को ढूंढने के लिए हम सिलेक्शन टेस्ट करते हैं। इसमें रिटन टेस्ट, इंटरव्यूज, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सारा प्रोसेस करने के बाद हम उस पर्सन को अपनी जॉब में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट कर लेते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिलेक्शन प्रोसेस। आई होप दिस प्रोसेस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऐसा ही जब आप एग्जाम में भी ये आंसर अटेम्प्ट करेंगे तो यू शुड मेक एफर्ट कि आप ऐसा ही कुछ डायग्राम बना के अपनी प्रेजेंटेशन को हमेशा इफेक्टिव रखें। बिजनेस स्टडीज में प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑलवेज कीप सेइंग दिस कि प्रेजेंट योर आंसर इफेक्टिवली। यू शुड नॉट गिव एनी चांस टू एग्जामिनर टू डिडक्ट योर मार्क्स एनीवेयर। So I hope this is clear. Right. After the process of selection,
start another topic, that is training. What is training? Training क्या होती है? Training is actually a process of increasing the skills of candidate or employee for a particular job. यानी एक जॉब में हमारी स्किल्स को बढ़ाने के लिए जो भी हम लर्न करते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हम सीखते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रेनिंग. तो इट इज एन एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉय फॉर अ पर्टिकुलर जॉब. ये बहुत केयरफुली सुनिएगा, पर्टिकुलर जॉब. हम स्किल्स को बढ़ाते हैं सिर्फ पर्टिकुलर जॉब के लिए. जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग, तो कंप्यूटर रिलेटेड हमारी स्किल्स को बढ़ाया जाएगा. जैसे मान लीजिए इंग्लिश ट्रेनिंग, तो हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमारी इंग्लिश जो कम्युनिकेशन है वो इन्हांस हो जाएगी. तो इस तरीके से ट्रेनिंग इज ऑलवेज इम्पार्टेड और गिवन फॉर अ पर्टिकुलर जॉब. हमेशा एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, एक पर्टिकुलर रीजन के लिए दिया जाता है. तो आई होप द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग इज क्लियर. नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेनिंग. सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस. अगर हम किसी एम्प्लॉय को ट्रेन करते हैं तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है. इसकी अगर हम, हमारा जो स्टाफ है वो ट्रेंड है, उसकी स्किल्स को इन्हेंस कर दिया जाता है, हर किसी को अपनी काम को परफेक्ट तरीके से करना सिखा दिया जाएगा, तो ये सिर्फ एम्प्लॉय के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होगा. तो सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेनिंग हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू ऑर्गेनाइजेशन एंड टू एम्प्लॉयज. पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की. यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज ट्रेंड होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट्स होंगे. फर्स्ट, बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज. हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मटेरियल है, मनी है, मेथड है, अगर एम्प्लॉयज वेल ट्रेंड हैं तो उन रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं करेंगे. जितना रॉ मटेरियल चाहिए वो उतना ही एग्जैक्टली ऐड करेंगे, वो वेस्टेज नहीं करेंगे. मान लीजिए हम किचन का भी कोई काम कर रहे हैं, अगर हमें ट्रेनिंग नहीं होती तो हम क्या करते हैं, हम वेस्टेज करते हैं. हम चपाती भी बना रहे हैं तो वो जल गई, अगर हम ट्रेन नहीं है तो बार बार वो जल रही है, खराब हो रही है. तो अगर हम ट्रेन हैं तो हमारे जो काम, हमारे जो रिसोर्सेज है उनकी वेस्टेज नहीं होगी. नेक्स्ट, इंप्रूव क्वालिटी एंड क्वांटिटी. अगर हम ट्रेंड हैं किसी काम में तो हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंप्रूव होगी. डेफिनेटली एक ट्रेन पर्सन का जो काम होगा वो इफेक्टिव होगा और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी. जैसे मान लीजिए बीएड, जब टीचर्स बीएड करते हैं तो बीएड ट्रेनिंग में उनको वही सिखाया जाता है कि हाउ टू बी अ गुड टीचर, हाउ टू हैंडल स्टूडेंट्स. यही सारी, अगर एक बीएड करके टीचर आई है तो शी इज ट्रेन, शी नो हाउ टू हैंडल, शी नोज द साइकोलॉजी ऑफ किड्स, क्योंकि वो सब पढ़ चुकी है बीएड में, वो सब प्रैक्टिकली भी कर चुके हैं. तो इसीलिए एक ट्रेन टीचर जब आएगी तो उसके काम की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही बेटर होगी. थर्ड, लेस सुपरविजन. क्योंकि ट्रेन पर्सन है, कैंडिडेट को हमने ट्रेनिंग दे दी, उसको काम अपना अच्छे से आता है, इसीलिए हमें हर चीज को सुपरवाइज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो दैट पर्सन इज स्पेशलाइज्ड इन दैट वर्क आफ्टर द ट्रेनिंग. ट्रेनिंग के बाद वो स्पेशलाइज हो गया है, एफिशिएंट हो गया है, इसलिए उसको चेक नहीं करना पड़ेगा. नेक्स्ट, रिड्यूस लेबर टर्नओवर. लेबर टर्नओवर का मतलब, लेबर टर्नओवर मींस द नंबर ऑफ पीपल लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन. जो छोड़कर जा रहे हैं उसको बोलते हैं लेबर टर्नओवर. बट अगर हम अपने एम्प्लॉयज को वेल ट्रेन करते हैं, उनकी ट्रेनिंग अच्छी होगी, वो काम अच्छा करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस बेटर होगी, तो उनका मोराल बढ़ेगा और वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाएंगे. एंड द लास्ट इज इंप्रूवमेंट इन एडेप्टेबिलिटी. एडेप्टेबिलिटी क्या होता है, एक्सेप्ट करना. Normally, you know what happens normally, people are reluctant to accept changes. लोग जनरली चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते. जैसे मान लीजिए मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, या टीचर्स में ही अभी तक क्या था, हम लोग ब्लैक बोर्ड से टीचिंग कर रहे हैं, राइट, व्हाइट बोर्ड पे टीच कर रहे हैं. फिर टाइम चेंज हुआ, स्मार्ट बोर्ड्स आए, हम भी स्मार्ट टीचर्स को भी स्मार्ट टीचिंग करनी पड़ी. तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, बिकॉज वी आर नॉट अडेप्ट, हम चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर पाते. लेकिन जैसे जैसे हम ये चीज़ों को सीखने लगे, हमारे लिए कन्वीनियंट हो गया, हमने ट्रेनिंग ली, हमने स्मार्ट टीचिंग सीखी, ऑनलाइन टीचिंग सीखी, अब वो चीज़ें हमारे लिए कन्वीनियंट हो गई हैं. दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग. तो हमने उस चीज़ की ट्रेनिंग ली और उस चीज़ के ऊपर कमांड ली हमने, और आज जो भी चेंजेस होंगे वी आर रेडी टू एक्सेप्ट दोज चेंजेस. तो हमारी अडेप्टेबिलिटी का लेवल बढ़ता है, हमारा माइंडसेट चेंज होता है आफ्टर द ट्रेनिंग. तो ये बेनिफिट्स थे ट्रेनिंग के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि जब हमारे एम्प्लॉयज वेल ट्रेन्ड होंगे तो हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे फायदे होंगे, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, काम की सुपरविजन कम हो जाएगा, एंड दीज आर द अदर एडवांटेजेस. नाउ वी टॉक, मान लीजिए मैंने ट्रेनिंग ली पर्सनली, जैसे मैंने बोला आपसे कि मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग ली, टीचिंग कैसे करना है उसके लिए हमने ट्रेनिंग ली, तो पर्सनली मुझे भी कुछ फायदा होगा डेफिनेटली. तो व्हाट आर द बेनिफिट्स टू अ पर्टिकुलर कैंडिडेट इफ वी गो थ्रू द ट्रेनिंग प्रोसेस.
तो अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयज अगर ट्रेनिंग लेते हैं तो वो पर्सनली उनके लिए कैसे बेनिफिशियल होगा। फर्स्ट, increase in capacity and efficiency. Definitely, a well-trained person will be able to perform better. His capacity to work, his efficiency will increase, and that will be seen in his performance. कोई भी efficient आदमी, कोई भी trained आदमी जब काम को करेगा तो देखते ही पता चल जाएगा कि वो person trained है उस काम को करने में। नेक्स्ट, इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू। पर्सन अगर वो ट्रेंड है तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। लोगों को पता है कि ये अपना काम बहुत अच्छे से करता है, ये ट्रेंड है, तो डेफिनेटली उसको एक एज मिलेगा। थर्ड, फ्यूअर एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के चांसेस नहीं होंगे क्योंकि उस पर्सन को पता है, वो ट्रेंड है ऑलरेडी, मशीन्स को कैसे हैंडल करना है, कैसे काम करना है, तो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट आर लेस। नेक्स्ट इज जॉब सेटिस्फेक्शन। जब किसी भी पर्सन को अपनी जॉब में, अगर कोई भी पर्सन अपनी जॉब में वेल ट्रेन्ड है तो डेफिनेटली दैट लीड्स टू जॉब सेटिस्फेक्शन। मैं कोई ऐसा काम करने जाऊं जिसके लिए ऑलरेडी मैं ट्रेनिंग ले चुकी हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका है, तो मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन होगी। तो दिस इज द, आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। Thank you so much for watching my video. See you in my next video. Bye bye.